जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा 7th चैप्टर AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स का। और इसमें हम आज बात करेंगे स्टोरेज के हवाले से। स्टोरेज मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टोरेज सर्विस नहीं है, इंस्टेंट स्टोर भी है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर भी है, स्नैपशॉट्स वगैरह भी हैं। तो यानी स्टोरेज की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, मैंने कोशिश की है कि वो सारी इसी लेक्चर में कवर कर लूँ। यानी उस सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे ब्लॉक स्टोर से, इंस्टेंट स्टोर जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, और फिर इसके बाद स्नैपशॉट्स, और फिर सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो सारी यानी स्टोरेज के हवाले से सारी मालूमात आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी जो कि AWS में यूज होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हर चैप्टर में हर लेक्चर में आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं इंस्टेंस स्टोर पर। व्हाट इज इंस्टेंस स्टोर? तो इंस्टेंस स्टोर इज एन इफेमेरल स्टोरेज टाइप। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इफेमेरल स्टोरेज टाइप कौन सी होती है। इफेमेरल और इसके बरअक्स यानी मध्य मुकाबिल ये इसके अपोजिट होती है परमानेंट। एक होती है इफेमेरल आरजी स्टोरेज। यानी हमने, अगर आपको याद हो तो डॉकर में भी ये चीज डिस्कस की थी, इफेमेरल स्टोरेज और फिर परमानेंट स्टोरेज। और डॉकर की अगर मैं बात करूं तो कंटेनर जिस वक्त हम चलाते थे तो उसकी जो स्टोरेज होती थी वो एफिमेरल होती थी। एफिमेरल कहते हैं आरजी, कि जब तक वो कंटेनर चलेगा वो उसकी स्टोरेज या उसका डाटा बाकी रहेगा। कंटेनर गया तो डाटा भी गया। तो इसके मुकाबले में फिर एक परमानेंट स्टोरेज सोल्यूशन डॉकर ने ही बताया हमें, जो पाइन माउंट्स है या डॉकर वॉल्यूम्स है, जिसमें हमारा डाटा परसिस्टेंटली स्टोर होता है और डाटा लॉस का हमें कोई खतरा नहीं होता। तो इसी तरह यही चीज अगर यहाँ पर हम आप यानी कंसिडर करें तो इंस्टेंस स्टोर भी कुछ ऐसी चीज है, इफेमेरल है। यानी जिस वक्त तक इंस्टेंस आपका चलता रहा आपका डाटा रहेगा। अगर आपने गलती से भी इंस्टेंस अपना यानी वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस गलती से बंद कर दी, स्टॉप कर दी, यानी टर्मिनेट कर दी, टर्मिनेशन में भी खैर डिलीट तो हो जाता है, लेकिन अगर आपने स्टॉप भी कर दिया, ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो सारा का सारा उस इंस्टेंस से वाइप आउट हो जाएगा। ये है इफेमेरल। इफेमेरल कोई परमानेंट या मुस्तकिल सॉल्यूशन नहीं होता। ये उन एप्लीकेशंस के लिए हैं जो खैर 5-10 घंटे के लिए चली या एक दिन के लिए चली। अगर वो बंद भी हो गई या उनका डाटा खत्म भी हो गया, लूज हो गया, तो हमें कोई परवाह नहीं होती, टेंशन नहीं होती। हाँ, अगर हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स है जहाँ पर हमारे कस्टमर्स का डाटा होता है, रियल टाइम डाटा, वहां पर हम इफेमेरल स्टोरेज हरगिज यूज नहीं कर सकते। तो ये है इंस्टेंस स्टोर। यानी EC2 इंस्टेंस में अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपने EC2 इंस्टेंस बंद कर दिया तो वो डाटा भी आपका उड़ जाएगा, लूज हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। डाटा इज लॉस्ट व्हेन द EC2 इंस्टेंस इज स्टॉप, टर्मिनेटेड और फेल्स। इंस्टेंस स्टोर इज बेस्ट सूटेड फॉर टेम्पोरेरी डाटा caching and high performance workloads with data loss during instance termination is acceptable। यानी वो चीजें, वो काम जो हम आरजी बुनियाद पर करते हैं, यानी कुछ देर के लिए कुछ चीज टेस्ट करनी है, या चलो छोड़ो, वॉल्यूम अटैच करने के बजाय इंस्टेंस स्टोर को यूज कर लेते हैं। हमने देखना है क्या एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करनी है, यानी कोई डेवलपमेंट, QA, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, कोई रिग्रेशन चलानी है आपने, ठीक है, या कोई कोड टेस्ट करने हैं, तो उस सूरत में हम इंस्टेंस स्टोर को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक हमारा इंस्टेंस चलेगा हमारा डाटा रहेगा। इंस्टेंस हमारा फेल हो गया या टर्मिनेट हो गया या स्टॉप हो गया तो डाटा भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो उन केसेस में इंस्टेंस स्टोर जो है ना वो सूटेबल है। अब ये याद रखिएगा आप कि ये एक इफेमेरल स्टोरेज टाइप है, आरजी है। अब इसके मुकाबले में हमारे पास आ जाती है अगली स्लाइड में इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, EBS वॉल्यूम्स। क्या जी? EBS वॉल्यूम्स
इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस वक्त हम EC2 वर्चुअल मशीन बनाएंगे उसमें ये ऑप्शन आती है कि आप अपने इस वर्चुअल मशीन के साथ कितनी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर यानी कितनी ड्राइव कितनी स्टोरेज अटैच करना चाहेंगे। 8 GB मिनिमम होती है और इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज EBS वॉल्यूम्स। EBS प्रोवाइड्स परसिस्टेंट, ठीक है ना, इफेमेरल की बजाय अब कौन सी है ये, परसिस्टेंट, मुस्तकिल, जिसमें डाटा लॉस का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। नेटवर्क अटैच ब्लॉक स्टोरेज। EBS is ideal for long-term data storage and applications requiring data persistent। अच्छा, नेटवर्क अटैच से क्या मुराद है कि हम इस वॉल्यूम को अपने नेटवर्क के थ्रू उसी VPC में हम इसको अटैच कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने जहन नशीन करनी है कि एक वॉल्यूम जो है वो बैक वक्त एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच हो सकती है। लेकिन हमारे पास मल्टी अटैच का भी ऑप्शन है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस में एक वॉल्यूम एट वन टाइम एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होती है और ये लॉन्ग टर्म है, परसिस्टेंट स्टोरेज है, जिसमें किसी किस्म का यानी डाटा लॉस का कोई खतरा नहीं, हमारा परसिस्टेंट डाटा वॉल्यूम्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम इफ़ वी स्टॉप और terminate an Amazon EC2 instance, all the data on the attack EBS volume remains available। हाँ, अगर आप साथ वॉल्यूम भी टर्मिनेट करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, तब वो वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हो, लेकिन मेरा वॉल्यूम, मेरा डाटा वो एक वॉल्यूम में सेव रहे, ताकि मैं कोई नया इंस्टेंस बनाऊं तो ये वॉल्यूम मैं उसके साथ अटैच कर लूं, तो ये मुमकिन है। और ये इसी को इसलिए कहते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये एक परसिस्टेंट स्टोरेज सॉल्यूशन है और सबसे ज़्यादा इस टू इंस्टेंसेस में यही यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम से अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, इंस्टेंस स्टोर है, तो इंस्टेंस स्टोर डायरेक्टली EC2 वर्चुअल मशीन, ये जो EC2 VM है उसके साथ अटैच्ड है। तो अगर मैंने EC2 इंस्टेंस रिमूव कर दिया, स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो उसका जो डाटा है वो भी सारा गया। ये खाली जो है ना, ये खाली स्पेस ही बता रही है कि इंस्टेंस स्टोर विदाउट डाटा। इंस्टेंस स्टॉप हुआ तो डाटा भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप उसके मुकाबले में देखें कि इंस्टेंस स्टॉप्ड है लेकिन हमारा डाटा ठीक सही सलामत EBS वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों इनका डिफरेंस अब आपको समझ आ गया है। ये है इंस्टेंस स्टोर, ये है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इंस्टेंस स्टॉप हुआ, टर्मिनेट हुआ तो डाटा भी गया, लेकिन EBS में इंस्टेंस स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, फेल हो गया, हमारा डाटा EBS वॉल्यूम में रहेगा। हम चाहें तो नया इंस्टेंस बनाकर उसके साथ इस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं, माउंट करेंगे वैसे। अच्छा जी, इसके बाद है Amazon EBS स्नैपशॉट्स, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स कॉपीज, ठीक है, जिस तरह एक ISO इमेज नहीं होता, आपने अगर मिसाल के तौर पर Ubuntu इंस्टॉल करनी है तो आप क्या करते हैं, उसका स्नैपशॉट यूज करते हैं, ISO इमेज। तो इसी तरह हमारे वॉल्यूम्स के भी स्नैपशॉट्स बनते हैं, वो कंप्लीट एक बैकअप होता है। We can take incremental backups of EBS volumes by creating Amazon EBS snapshots। मिसाल के तौर पर डिजास्टर से बचने के लिए या डाटा लॉस से बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कीमती डाटा का बैकअप लें और इंक्रीमेंटल बैकअप लें, अब ये इंक्रीमेंटल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम EBS स्नैपशॉट्स को यूज कर सकते हैं और ये रेगुलरली हमारे वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट बनाता रहेगा। ठीक है, और इट मीन्स दैट द फर्स्ट बैकअप टेकन ऑफ अ वॉल्यूम कॉपीज ऑल द डाटा। फॉर सब्सिक्वेंट बैकअप्स ओनली द ब्लॉक्स ऑफ डाटा दैट हैव चेंज्ड सिंस द मोस्ट रीसेंट स्नैपशॉट्स आर सेव्ड। अब ये दो लाइनें हैं, लेकिन उनको मैं आप इस डायग्राम से समझाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है, इट मीन्स दैट द फर्स्ट बैकअप टेकन ऑफ अ वॉल्यूम कॉपीज ऑल द डाटा। अब हम डायग्राम को देखते हैं कि ये सबसे पहला दिन है, पहला बैकअप है, ये मेरी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, और उसमें ये मैं उसका स्नैपशॉट ले रहा हूँ।
स्नैपशॉट से मुराद यहाँ पर आप बैकअप रख लें अपने जहन में ताकि आपको याद रहे। तो पहले दिन उस पूरी वॉल्यूम का सारा डाटा बैकअप हो जाएगा। मेरे पास एक स्नैपशॉट आ जाएगा कि आपके वॉल्यूम का ये बैकअप है, ठीक है, ये स्नैपशॉट है। मिसाल के तौर पर अगले दूसरे दिन कुछ और चेंजेस होती हैं मेरी एप्लीकेशन में, डाटा और आता है, फाइल्स और आती हैं, नया कोड पुश होता है, तो इसी बैकअप की फुल कॉपी दोबारा नहीं बनेगी, ठीक है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस होंगी वही उस अगले दिन के स्नैपशॉट में आएंगी, ठीक है। इसलिए इसको इंक्रीमेंटल बैकअप कहते हैं, ठीक है। एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, एक होता है फुल बैकअप। अब जो जो चेंजेस आएंगी, मेरा जो ओरिजिनल बैकअप है वो उसी तरह रहेगा, उसके ऊपर जो जो चेंजेस आएंगी वो नए स्नैपशॉट में ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, ठीक है। ये है इंक्रीमेंटल बैकअप, ना कि रोजाना अब ये डे 1 है, अब यहाँ पर यही 2 लेयर्स और डबल हो जाएं, 4 हो जाएं, फिर ये 6 हो जाएं ऐसे, और उसके बाद फिर चेंजेस नहीं। ये फुल बैकअप्स हैं, हम फुल बैकअप्स भी लेते हैं, लेकिन ये है इंक्रीमेंटल बैकअप्स के सिर्फ और सिर्फ वो चेंजेस, सॉरी, कि सिर्फ और सिर्फ subsequent backups only the blocks of data that have changed since the most recent snapshot are saved, कि सिर्फ और सिर्फ वही फाइल्स, वही डाटा, वही कोड अगले स्नैपशॉट में आए। तो ठीक है जी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हो रही हैं वही हमारे स्नैपशॉट में उसका बैकअप बन रहा है, और हमारा जो पहला बैकअप था वो फुल बैकअप बना। उसके बाद जो जो चेंजेस आती जाएंगी हमारे उस स्नैपशॉट में, वो चेंजेस खुद ब खुद बैक्ड अप होती जाएंगी। ये एग्जांपल है इंक्रीमेंटल बैकअप की। अच्छा, फुल बैकअप्स क्या होते हैं कि रोजाना उस पूरे वॉल्यूम का नया बैकअप बने, ये है फुल बैकअप। और फिर अगले दिन डे 2 को बने, फिर डे 3 को बने, ठीक है, फुल बैकअप, और उसमें फिर 7 चेंजेस भी, तो वो ऑब्वियसली हमारी स्पेस ज़्यादा लेगा, ठीक है, डिस्क स्पेस ज़्यादा लेगा, हमारे स्नैपशॉट्स का जो डिस्क यानी यूजेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये स्नैपशॉट्स का ये फीचर है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स हमारे पास बनते हैं। तो जी, इसके बाद आ जाते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस पर। देखिए, आपको इंस्टेंस स्टोर की समझ आ गई, इंस्टेंस ब्लॉक स्टोर की भी, और स्नैपशॉट की। ये वो स्टोरेज टाइप्स हैं जिनका ताल्लुक EC2 से है। अब हमारे पास एक और स्टोरेज है सिंपल स्टोरेज के नाम से, सिंपल स्टोरेज सर्विस, और ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली AWS की स्टोरेज सर्विस है। S3 is a service that provides ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। अब ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट हो सकती है, आपकी इमेजेस हो सकते हैं, आपकी वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपकी आर्काइव्स भी हो सकती हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम उनको डायरेक्टली S3 में स्टोर कर सकते हैं। यही ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज की डेफिनेशन है। इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज ईच ऑब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ डाटा, मेटा डाटा एंड अ की। अब मेटा डाटा क्या होता है? उस डाटे का भी आगे से डाटा, उसको मेटा डाटा कहते हैं, और एक की, और इसके बाद द डाटा माइट बी एन इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट और एनी अदर टाइप ऑफ फाइल जैसे आर्काइव। तो हम इन सब को AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस को यूज करते हुए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आगे हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। मेटा डाटा क्या है? कि उस डाटे के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं मेटा डाटा। जैसे कि उसका साइज क्या है, कब वो इस सिंपल स्टोरेज सर्विस कब उस बकेट में वो अपलोड हुआ, वगैरह वगैरह, क्या डाटा है, इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट है, TXT फाइल्स हैं, ये सारा ये मेटा डाटा होता है। फिर इसके बाद एन ऑब्जेक्ट्स की इज इट्स यूनिक आइडेंटिफायर, कि हर ऑब्जेक्ट की एक की होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट जाना जाता है, सर्च किया जा सकता है, और वो की यूनिक होती है। और इसके बाद Amazon S3 ऑफर्स अनलिमिटेड स्टोरेज, ठीक है जी, बेपनाह, बेशुमार। तो आप अपनी सिंपल स्टोरेज सर्विस को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो वो 5 टेराबाइट हो सकता है, यानी एक आर्काइव फाइल आपकी या वीडियो फाइल, ये जो भी है आपका डाटा, ये एक ऑब्जेक्ट वो मैक्सिमम 5 टेराबाइट्स का हो सकता है। द मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन S3 is 5 terabytes.
और इसके बाद Amazon S3 स्टोरेज क्लासेस। ठीक है जी, क्लासेस क्या है? और हमारे पास टोटल 7 S3 की क्लासेस हैं। हर क्लास को हम ब्रीफली जो है ना मुख्तसर डिस्कस करते हैं कि कौन सी क्लास है और इसका मकसद क्या है। तो टोटल कितनी है? 7 है। 7 स्टोरेज क्लासेस हैं। और उसमें कौन सी देखें, यहाँ पर आप समझने के लिए जिस तरह हमने EC2 में इंस्टेंस फैमिलीज और इंस्टेंस टाइप्स को देखा था कि अगर मेरे पास मुझे स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो मैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस बनाऊं। मुझे अगर मेमोरी चाहिए तो मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज, अगर मुझे कंप्यूट चाहिए तो मैं CPU ऑप्टिमाइज इंस्टेंस बना लूँ। तो वो क्या थी? इंस्टेंस फैमिलीज थी। अब इसी तरह अमेजोन ने स्टोरेज में भी क्लासेस को डिफाइन कर लिए कि जिस नौइयत का आप डाटा रखना चाहें और जिस तरह आप उसको रिट्रीव करना चाहें, ठीक है, तो उस हवाले से आप मोस्ट सूटेबल स्टोरेज क्लास सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एक वो फाइल है जिस पर आप रोजाना काम करते हैं, जिसको आप रोजाना डाउनलोड करते हैं, रिट्रीव से मुराद रोजाना खींचना मतलब डाउनलोड करना, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड यूज करें। अब एक आर्काइव फाइल है जो कि मैं 2 साल बाद मिसाल के तौर पर उसको रिट्रीव करूं, तो इनफ्रीक्वेंटली मैं उस पर काम नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए ग्लेशियर यूज करें। ठीक है, तो इस तरह ये स्टोरेज क्लासेस हैं जो जिस तरह आपको ज्यादा सूटेबल लगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने आया इन फाइल्स को, इमेजेस को, वीडियोस को रोजाना यूज करना है, रोजाना रिट्रीव करना है, रोजाना एक्सेस करना है, तो मैं ये वाली क्लास रखूं। अगर मैंने अपनी आर्काइव्स रखनी है और मैं उनको साल के बाद या 2 साल के बाद एक्सेस करूंगा, तो आप वो वाली स्टोरेज क्लास रखें। तो अब वो है कौन सी, वो हम देखते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ ऑफन वी प्लान टू रिट्रीव द डाटा, हाउ अवेलेबल वी नीड आवर डाटा टू बी। इस इन दो फैक्टर्स को अपने जहन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम स्टोरेज क्लास को चूज करें। और इसी हवाले से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगर आर्काइव्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ग्लेशियर सेलेक्ट करें। अगर फ्रीक्वेंटली एक्सेस कोई फाइल्स और डाटा है तो आप स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के बारे में बताइएगा। तो जी, अब पहली क्लास आ जाती है, वो है S3 स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा मशहूर। जिस तरह EC2 में ऑन डिमांड इंस्टेंसेस हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसी तरह स्टोरेज में S3 स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा यूज होती है। डिजाइन फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड स्टोर्स डाटा इन अ मिनिमम ऑफ 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, वो डाटा जो रोजाना के हिसाब से एक्सेस होता है उसके लिए S3 स्टैंडर्ड है। और आपका डाटा 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में रेप्लिकेट होगा, यानी आपके डाटा की 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपीज भी बनेगी। खुदा न खास्ता कोई एक अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, या उसमें किसी भी किस्म का मसला आ गया, तो आपका डाटा स्टिल एक्सेसिबल होगा बाकी 2 अवेलेबिलिटी जोन से। अच्छा, इसके बाद है S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनकी यानी डेफिनेशन इनके नाम में ही छुपी हुई है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यानी वो डाटा जिसको आप रोजाना के हिसाब से एक्सेस नहीं करते, रोजाना के हिसाब से डाउनलोड या रिट्रीव नहीं करते, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यानी कुछ फाइल्स ऐसी हो सकती हैं जो आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उनको एक्सेस करें, रिट्रीव करें, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस उस क्लास को चूज कर लें, यूज कर लें। फिर इसके बाद है SC1 जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपका डाटा 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी होता है, लेकिन S3 जोन अब नाम ही बता रहा है कि एक जोन में आपका डाटा होगा, स्टोर्स डाटा इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। और ये इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड है कि जिसमें हमारे पास उस स्टोरेज की प्राइस भी फिर कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन रिट्रीवल प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद उसको रिट्रीव करते हैं, तो उसकी इसकी रिट्रीवल प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन स्टोरेज प्राइस बहुत कम होगी। इसके बाद है S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग, आइडियल फॉर डाटा विद अननोन और चेंजिंग एक्सेस पैटर्न्स। तो वो डाटा जिसमें आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कभी कौन से, कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी टेक्स्ट, कभी क्या कभी क्या,
यानी डाटा आपका मैनिपुलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप S3 इंटेलिजेंट टियरिंग ये वाली स्टोरेज क्लास यूज कर लें। और इसके बाद नंबर 5th है S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल, बेस्ट फॉर archived डाटा दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्सेस। अब अगर आपकी archives भी हैं, ठीक है, archives हैं लेकिन आप उनको हर दूसरे दिन बाद या हर दिन रोजाना के हिसाब से उनको रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए ग्लेशियर है, ठीक है। इंस्टेंस रिट्रीवल मतलब जल्दी से एक्सेस करना, जल्दी से रिट्रीव करना। तो भाई इन सारी स्टोरेज क्लासेस को नाम से ही आप पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर सबसे ज़्यादा किसके लिए सूटेबल होती है? बड़ी-बड़ी आर्काइव्ड फाइल्स के लिए। आर्काइव मतलब ज़िप फाइल्स, .tar.gz फाइल्स, ठीक है? फिर इसके बाद नंबर 6 है S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, और फिर इसके बाद 7th है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। अब फ्लेक्सिबल रिट्रीवर बेस्ट टू रिट्रीव ऑब्जेक्ट्स विद इन अ फ्यू मिनट्स टू आवर्स, ठीक है। यानी कभी कभार आपको 5 मिनट में चाहिए, कभी आपको 12 घंटों में चाहिए, तो ये है फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। और इसके बाद है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, लोएस्ट कॉस्ट यानी सबसे ज्यादा सस्ती स्टोरेज, आइडियल फॉर आर्काइविंग, यानी आप आर्काइव्स फाइल इस स्टोरेज क्लास को यूज करते हुए स्टोर कर सकते हैं, एंड एबल टू रिट्रीव ऑब्जेक्ट्स विद इन 12 आवर्स। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम पर, तो उसकी कम से कम मियाद जो है, टाइम है, वो 12 घंटे भी हो सकती है, ठीक है। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका वो ऑब्जेक्ट, आपकी वो फाइल, जिप फाइल, वो रिट्रीव होगी, मतलब एक्सेस होगी, जिस पे आप यानी जिसको आप लोकली अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 7 स्टोरेज क्लासेस हैं। अब इस हवाले से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 4-5 ज़रूर आएंगे कि मेरे यानी एक कस्टमर है, वो रोज़ाना अपने डाटा को एक्सेस करेगा, उसके लिए कौन सी स्टोरेज क्लास है। अब एक कस्टमर है, उसकी आर्काइव्स हैं और वो आर्काइव्स 3 साल बाद एक्सेस करना चाहेगा, तो उसके लिए कौन सी स्टोरेज क्लास है। और इस तरह आप जो है ना, ये सारी स्टोरेज क्लासेस को एक दफ़ा रिवाइज कर दीजिएगा पेपर से पहले, एग्जाम से पहले। इंशाल्लाह इजी से क्वेश्चंस होंगे, बहरहाल कॉन्सेप्ट आपके ज़रूर क्लियर हों। इसके बाद मेरे दोस्तों लास्ट स्टोरेज सर्विस है हमारे पास AWS स्टोरेज के लेक्चर में, और वो है अमेज़न इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। अब इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है, पहली बात कि ये एक शेयर्ड स्टोरेज है, इन विच a large number of services and resources need to access the same data at the same time। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको नेटवर्किंग में लैब की एग्जांपल दी थी कि एक लैब में 40-50 कंप्यूटर्स होते हैं, और हमारे सर, हमारे टीचर या लेक्चरर वो किसी एक सिस्टम पर प्रेजेंटेशंस या प्रोजेक्ट्स या जो भी हमारा यानी क्विज़ेज़ वगैरह वगैरह के हिसाब से डाटा या असाइनमेंट्स वो एक सिस्टम पर रखते हैं, और वो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम्स पर जी ड्राइव के थ्रू, किसी शेयर ड्राइव के थ्रू एक्सेसिबल हो जाते हैं, और हर स्टूडेंट अपने अपने सिस्टम पर बैठते हुए ही उनको उन फाइल्स को या असाइनमेंट्स को, क्विज़ेज़ को डाउनलोड कर सकता है। अब ये एक शेयर्ड फाइल सिस्टम है, ये ही एग्जांपल है, और यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जिस वक़्त मल्टीपल पीपल इन योर टीम, यानी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा डेवऑप्स इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एट द सेम टाइम किसी एक ही फ़ोल्डर को, किसी एक ही डाटा फ़ाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए शेयर्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, जिसका नाम है इलास्टिक फाइल स्टोरेज। EFS provides a simple, powerful and scalable solution for sharing and managing files in the cloud, ठीक है, जिसमें हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और अपनी सारी टीम्स के साथ उन फाइल्स को या फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ही इलास्टिक फाइल सिस्टम इसको कहते हैं। ये इजीली आप अपने टीम के साथ सेम डाटा को अपने मल्टीपल टीम्स के साथ, ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मल्टीपल पीपल जो है ना उसको एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी चुका हूँ, चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ। इन फाइल स्टोरेज मल्टीपल क्लाइंट्स, यूजर्स भी हो सकते हैं, SDKs, एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है। और वो सारे जो हैं
उस फाइल को, फोल्डर को एट वन टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक शेयर्ड स्टोरेज सर्विस है जहाँ पर डाटा हमारा एक सेंट्रल लोकेशन पर होता है और मल्टीपल यूजर्स, हमारी मल्टीपल यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज उस डाटा को एक वक्त में एक्सेस कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा आज का स्टोरेज का लेक्चर। उम्मीद है आपके स्टोरेज के हवाले से सारे कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक हैं सब क्लियर हो चुके होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्टेंस स्टोर, ठीक है, जो कि इपेमेरल होती है, आरजी होती है। और इसके बाद ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, परसिस्टेंट डाटा स्टोरेज के लिए। और इसके बाद ईबीएस स्नैपशॉट्स, इंक्रीमेंटल बैकअप्स के लिए, अपने हम डाटा को सेव करने के लिए, डाटा लॉस को अवॉइड करने के लिए अपने डाटा का इंक्रीमेंटल बैकअप ईबीएस स्नैपशॉट्स की सूरत में अगर स्टोर करना चाहें तो। फिर इसके बाद सिंपल स्टोरेज सर्विस और उसकी क्लासेस, 7 क्लासेस जो हमने देख ली। हर क्लास में ही उसका नाम, उसकी नाम के पीछे ही उसकी कहानी जो है वो छुपी हुई है। और इसके बाद शेयर्ड स्टोरेज में इलास्टिक फाइल सिस्टम, जहां पर आपका डाटा मल्टीपल पीपल, मल्टीपल यूजर्स रिट्रीव कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे AWS में डेटाबेसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। और RDS बहुत फ्रीक्वेंटली हर जगह यूज़ होती है, DynamoDB, SQL, नो SQL डेटाबेसेस। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, कोई फीडबैक। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।